हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स के अंदर कि व्हाट द थिंग्स इज देयर विच इज़ जस्ट हेल्पिंग अस आउट टू रेस्पायर। मतलब गैस अंदर आना और जाना, एक्सहेल करना, क्या प्रोग्रामिंग है अपने बॉडी में जो अलाउ कर रहा है। तो उसके लिए अपन एक डायग्राम्स के थ्रू ये चीज़ें समझेंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हैं अपने पास मसल्स, जिनको हम दो में बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। ये दो चीज़ होती हैं अपने पास। मसल्स होती हैं एक तो जो हेल्प करेंगी अपने डायफ्राम को अप डाउन करने में। सेकंड चीज़ है अपने पास डायफ्राम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से अपनी बॉडी में गैस अंदर आना और बाहर जाना दोनों काम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम देखें, अपन ने आपसे बनाया था रेस्पिरेशन का, डायफ्राम की चीज़ है। ठीक है, तो डायफ्राम और इसके ऊपर लंग्स लोकेटेड है। ठीक है, अगर अपन इस तरह से रिफ्लेक्ट डायग्राम बनाएं तो क्या होता है, ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये यहाँ अटैच्ड होती हैं रिब्स के बीच में। ठीक है, जब ये रिब्स के बीच में अटैच्ड हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, डायफ्राम के साथ भी एक मसल्स अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये डायफ्राम को पुल करती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने पे। डायफ्राम को जब ये पुल करेंगे तो डायफ्राम की शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होकर क्या होता है, डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जब स्ट्रेट हो गया तो यहाँ स्पेस बढ़ गया चेस्ट कैविटी का। चेस्ट कैविटी का साइज़ बढ़ते ही लंग्स का साइज़ बढ़ जाता है। लंग्स का साइज़ जब बढ़ेगा तो उस एयर में ऑलरेडी जो एयर प्रेजेंट थी उस एरिया में, उस एयर का प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, अंदर प्रेशर लो है और बाहर जो एयर है उसका प्रेशर हाई है, तो गैस ऑटोमेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी। तो ये तो हो गया अपना इंस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप। इंस्पिरेशन जिसे अपन बोलते हैं, इस चीज़ में क्या होगा, चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज होगा। चेस्ट कैविटी का साइज़ इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और साइड वाइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये साइज़ बढ़ जाता है तो अंदर जो एयर ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसका प्रेशर लो हो जाएगा और गैस ऑटोमेटिकली फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी गैस अंदर आ गई एल्वेलाइज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, अगेन उल्टा होगा, ये मसल्स रिलैक्स होंगी। रिब्स के बीच में भी जो मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं, और रिलैक्स होते ही क्या होगा, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। जब डायफ्राम अपनी पोजीशन पे आएगा तो ये सब चीज़ें वापस, इसकी डायफ्राम की पोजीशन अपन बोल सकते हैं कि वापस डोम शेप्ड हो जाएगी। डोम शेप्ड हो गई। ठीक है, अगेन जब डोम शेप्ड होगी तो इसका मतलब चेस्ट कैविटी का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। तो जब प्रेशर अंदर ज़्यादा है, बाहर कम होगा, यहाँ का प्रेशर हाई हो गया। ठीक है, जब प्रेशर यहाँ हाई है, यहाँ लो है आउटसाइड, तो इसका मतलब फ्रॉम हाई टू लो गैस मूव करेगी। तो जो सेल्स के थ्रू लाई हुई गैस है अपने पास, CO2 जो है ब्लड वेसल्स में, वो CO2 एल्वेलाइज और इन सब वापस रेस्पिरेटरी पार्ट्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सपीरेशन। ठीक है, इन दोनों में जो हुआ एक्सपीरेशन और ब्रीदिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, दोनों को मिला के अपन बोलते हैं ब्रीदिंग। एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों को मिला के बोलेंगे ब्रीदिंग। और ये जो बेसिकली कहलाता है, ये प्रोसेस है अपना एक्सटर्नल ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलें या ब्रीदिंग बोलें, ब्रीदिंग की जगह बेटर टू से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये पार्ट जो आपका था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में यही गैसेस एल्वेलाइज के थ्रू सेल्स में जाएंगी, सेल्स में जाके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगी और एनर्जी रिलीज़ करेंगी। तो वो अपना मेन जो है वो है अपना इंटरनल प्रोसेस। कैसे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कैसे ब्रेक डाउन हो रही है, उसको अपन ग्लाइकोलाइसिस और उस चैप्टर में देखेंगे, जो अपना रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया। डायग्राम्स की हेल्प से अपन यहाँ एरो बना के शो करेंगे जब गैस अंदर आएगी। ठीक है, इसको ऐसे, जब प्रेशर लो होगा और गैस बाहर जाएगी तो अपन उसको ऐसे अप एरो बना के बाहर निकल रही है उसको ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने एक्सप्रेशन, या ये हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ द रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका। तो इस आंसर को लिखने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को अलग अलग
एयर प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में डायफ्राम के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट उसमें समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में अपन ले लेते हैं एक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली, हाउ द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, और दोनों में एक दूसरे के ऊपर बेनिफिट किसका है। अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 5.6 एक्टिविटी है, इसके जस्ट नीचे के 2 पैराग्राफ अपन को पढ़ने हैं, इसके फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा, वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा और क्वेश्चन भी उसी में रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि वाई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स टू रेस्पायर फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा फास्टली क्यों ब्रीथ करना पड़ता है टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर हमें ये लिखना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द डिजॉल्व ऑक्सीजन अमाउंट। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है जो वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो क्या होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म में फास्टली रेस्पायर करेंगे अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो जैसे जैसे वो रेस्पायर करेंगे ऑक्सीजन डिजॉल्व जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, और जब वो डिक्रीज़ हो रही है तो अल्टीमेटली वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन रह जाएगी, तो दे हैव टू ब्रीथ फास्टर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा फिर वाटर में और एटमॉस्फेयर में, उसके बाद वो वापस मेंटेन हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू इसके बजाय अगर अपन देखें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या है, वो तो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, लैंड पे रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड होता है, जब ज़मीन पे रह रहे हैं और वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर है पूरा उनके पास, और एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसीलिए उतनी सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उसको नहीं करना पड़ता है, उसको लेने के लिए ऑटोमेटिकली वो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू डिफ्यूज़ होकर बॉडी के अंदर चली जाती है। तो ये होता है डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो आपकी ऑक्सीजन को अलाउ करता है बॉडी के अंदर जाना, बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट अपन बोले। प्रेशर को अपन ऐसे लिखते हैं PO2 या PCO2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ CO2 इन अवर बॉडी, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट प्रेशर ऑक्सीजन अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड भी इन या एक्सहेल होगी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 मार्क क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसको अपन ढंग से लिखेंगे इस तरह से करके, और बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत बड़ा नहीं है, पर अपन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द हाउ बीइंग रिस्पायर, या जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है, नॉस्ट्रल के थ्रू जब हमने ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन का होगा के अंदर ऑक्सीजन एल्विलाइज में जाने के बाद, ठीक है, एल्विलाइज में जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स का जाल होता है, तो इसके ऊपर आर्टरीज, ठीक है, और वेंस, वेंस को मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ और आर्टरीज को रेड कलर से, इस तरह जाल होता है पूरा ब्लड वेसल्स का। तो होगा क्या, अल्टीमेटली ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो जाएगा आर्टरीज के अंदर, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड अंदर जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी उनसे कंबाइंड होगा और बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन अंदर बॉडी में ट्रैवल करेगी और फिर वो रिक्वायर्ड साइट तक या हम कहें सेल्स तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, फूड का ब्रेक डाउन होना है, वहाँ पर ये पहुँच जाएगी। ठीक है, एंड देन इट विल ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP के फॉर्म में फूड रिलीज़ हो जाएगा, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होगी साइड सेल से, आफ्टर द फंक्शन डन CO2 रिलीज़ हो जाती है, उस CO2 को भी वापस पहुंचना पड़ता है। तो CO2 किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, मोस्टली CO2 ब्लड में प्लाज्मा के फॉर्म में वो डिज़ोल्व होकर ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और है, NCERT में तो नहीं दी हुई है बट फिर भी क्वेश्चन आ जाता है, CO2 और ऑक्सीजन तीनों में एफिनिटी किसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन से बाइंड होने की, ये ऑक्सीजन CO2 से ज़्यादा बाइंड होगी या CO से ज़्यादा बाइंड होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से बाइंड होने की। अगर CO और CO2 दोनों अवेलेबल हैं तो फर्स्ट इट विल ट्राई टू मेक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमें सफोकेशन कॉज करता है और उसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है। सुना होगा कई लोग सर्दियों में अंगीठी या लकड़ी वकड़ी जला के, कोल जला के सो जाते हैं और वहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन जब होगा तो CO बनती है, हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन में CO बनती है और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको सफोकेशन कॉज करती है बिकॉज वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो इसका मतलब क्यों डेथ हुई, क्यों एक्चुअली
हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना था, अब उस ऑक्सीजन को लेके ही नहीं जा रहा बॉडी में। जब लेके ही नहीं जा रहा तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स फिर डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो सेल्स की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमारे ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। इसलिए हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो वहाँ ऑक्सीजन जाने की जगह, बॉडी में ट्रैवल करने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी पे पॉइजनस इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये भी आपका वापस अगेन 2 मार्क क्वेश्चन है ना। ये 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है, मोस्टली 2 मार्क का ही आएगा। ठीक है, तो ये सब है आपके इसके बारे में कि ये कैसे क्या होगा। अब मेन हीमोग्लोबिन में अपने पास एक मेटल है, वो मेटल है आयरन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ये कि हीमोग्लोबिन, 2 चीज़ें अपने पास, एक क्लोरोफिल प्लांट की अगर अपन बात करते हैं तो, और ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेशन की बात करते हैं हीमोग्लोबिन। तो इन दोनों में मेटल का नाम पूछ लिया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में अपने पास मेटल जो है वो आयरन है, और क्लोरोफिल में जो अपने पास मेटल है वो मैग्नीशियम है। सेंट्रल मेटल जो है वो मैग्नीशियम है। तो एक मेटलिक एलिमेंट का नाम पूछ लेते हैं, कौन सा अवेलेबल है। हीमोग्लोबिन की जो रेंज है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो अपन ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे क्या है, कितना है, क्यों बनता है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल एक रेस्पिरेशन का एक एस्पेक्ट हो गया, जो भी अपना रिमेनिंग था। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ट्रैवल करना साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये एल्वेलाइज डिज़ाइंड होती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क का, हाउ द एल्वेलाइज आर डिज़ाइन या हाउ द लंग्स आर डिज़ाइंड टू रेस्पायर। तो एल्वेलाइज क्या, सबसे पहला इसका लिखेंगे, दे आर मेड अप ऑफ थिन एपिथेलियम। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, बहुत फ्लैट इस तरह की शेप्स की सेल होती है, बहुत थिन होने की वजह से ईजी होता है डिफ्यूज़न करना, तो डिफ्यूज़न आराम से हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड, ये आपको जाल दिख रहा है, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा रहेंगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल रहेगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है तो ट्रांसपोर्टेशन में और हीमोग्लोबिन को पहुंचाने में बहुत इजी रहेगा, और सेल्स के पास इजीली वो ब्रेक डाउन कर पाएंगी, फंक्शन कर पाएंगी, और एनर्जी रिलीज़ कर पाएंगी। ठीक है, जो मेन फंक्शन है वो है अपना रेस्पिरेशन का एनर्जी रिलीज़ करना, तो वो एनर्जी रिलीज़ बहुत ईजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपके मैंने अभी आज का वीडियो केवल कुछ 2 मार्क क्वेश्चंस को मैकेनिज्म के अलावा कुछ मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में ही लिया है, कौन कौन से मार्क के क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं और आपको डायग्राम किस तरह का बनाना है। होप यू गॉट इट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो अपना स्टार्टिंग का रेस्पिरेशन का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। सो टिल देन डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए।